हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स का चैप्टर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नेक्स्ट टॉपिक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक म्यूचुअल इंडक्शन और सेल्फ इंडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इनमें से समझ लेंगे म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में। तो समझते हैं सबसे पहले म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, फिर उसके बाद इसका जो कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन है उसको फाइंड करेंगे, उसकी एसआई यूनिट, डायमेंशन, ये सारी चीजें। तो म्यूचुअल इंडक्शन में जब कोई दो कॉइल एक दूसरे के पास रखी हुई हैं और उन दोनों कॉइल में से किसी एक कॉइल में अगर हम करंट फ्लो करा रहे हैं या उसमें जो करंट फ्लो हो रही है उसको चेंज कर रहे हैं, या ये कह सकते हैं कि जो करंट फ्लो हो रही है उसको रोक रहे हैं, इन तीनों कंडीशंस में जो सेकंड कॉइल होगी उसमें एक ईएमएफ जो है वो इंड्यूस्ड हो जाएगा। ईएमएफ मतलब बहुत ही इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं, इसमें एक वोल्टेज प्रोड्यूस हो जाएगा। और इसी फिनोमिना, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की ये जो एक फिनोमिना होती है, इसी को कहा जाता है म्यूचुअल इंडक्शन। और इस म्यूचुअल इंडक्शन में दो कॉइल यूज होती हैं, तो फर्स्ट कॉइल को प्राइमरी कॉइल और सेकंड कॉइल को सेकेंडरी कॉइल कहा जाता है। तो अब इसको डायग्राम से समझ लेंगे, फिर उसके बाद इसका जो म्यूचुअल इंडक्शन का कोफिशिएंट है उसे फाइंड करेंगे। तो ये कोई कॉइल बनी हुई है, इसमें लगा हुआ है एक रियोस्टेट। रियोस्टेट का काम होता है किसी भी सर्किट में जो करंट फ्लो हो रही होती है उसको चेंज करना, या कह दिया जाए रियोस्टेट जो होता है वो एक वेरिएबल रेजिस्टेंस का काम करता है। ये है एक की, ये हो गई बैटरी, ये हो गया रियोस्टेट। और इसमें इस सेल की वजह से, सॉरी ये सेल है, सेल का कॉम्बिनेशन अगर होता तो हम बैटरी कह सकते हैं, बट यहाँ पर एक सिंगल सेल यूज किया गया है। तो इसी सेल की वजह से इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगी, और इसी के पास में ये हो गई प्राइमरी कॉइल पी। इसी के पास में एक दूसरी कॉइल रखी जाएगी जिसको सेकेंडरी कॉइल कहेंगे। इसमें सिर्फ एक गैल्वेनोमीटर लगाना है, और ये फर्स्ट कॉइल में इस सेल की वजह से कुछ करंट फ्लो हो रही है, और करंट फ्लो होने की वजह से इस कॉइल में कुछ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगेगी, और उस मैग्नेटिक फील्ड की जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो सेकेंडरी कॉइल में जाकर के इंटर करती हैं, और उन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की वजह से सेकेंडरी कॉइल में जो लगा गैल्वेनोमीटर है उसकी निडल में डिफ्लेक्शन देखा जा सकता है, या कह सकते हैं कि सेकेंडरी कॉइल में करंट प्रोड्यूस होने लगती है। तो इसकी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर देंगे। ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। इनको कह सकते हैं लाइंस ऑफ फोर्स, मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऑफ फोर्स। ये हो गया गैल्वेनोमीटर, और इस डायग्राम में या इस एक्सपेरिमेंट में की जो है वो प्रेस की जाती है, ऑन प्रेसिंग द की, मतलब कह सकते हैं इसका स्विच ऑन है। तो ये हो गई फर्स्ट सिचुएशन। अब समझ लेंगे सेकंड में। सेकंड में की को रिलीज किया जाएगा
या कह सकते हैं स्विच को ऑफ किया जाएगा, तब देखा जाएगा कि जो मैग्नेटिक जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें क्या चेंजमेंट होता है। ये हो गई प्राइमरी, इसमें की जो है वो रिलीज है, ये हो गया इसका रियोस्टेट। तो इसी के पास रखी हुई सेकेंडरी कॉइल में जो गैल्वेनोमीटर लगा है उसकी निडल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो सेकंड कंडीशन में की को रिलीज किया गया है, ऑन रिलीजिंग द की, और जब की को रिलीज किया गया या कह सकते हैं कि स्विच को ऑफ किया गया है या कह सकते हैं जो करंट का फ्लो था उसको स्टॉप किया गया है, तो जो सेकेंडरी कॉइल है उसमें जो गैल्वेनोमीटर है उसकी निडल जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो गई, मतलब इसका जो सेकेंडरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही थी उसकी जो डायरेक्शन है वो जस्ट अपोजिट हो गई। तो ये जो फिनोमिना है इस एक्सपेरिमेंट में समझिए, इसी फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। तो अब इसको थोड़ा सा लिख कर समझ लेंगे क्योंकि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इफ वी प्लेस टू कॉइल्स near each other and pass electric current in one of them or change the current already passing through it or stop the current then an EMF is induced in second coil। यहाँ पर तीन कंडीशंस हो सकती हैं, या तो कॉइल में करंट पास कराई जाए, या जो करंट पास हो रही है उसकी डायरेक्शन को चेंज किया जाए, या फिर जो कॉइल में करंट फ्लो हो रही है उसको रोक दिया जाए। तीनों कंडीशन में ही एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा सेकेंडरी कॉइल में, और इसी फिनोमिना को म्यूचुअल इंडक्शन कहा जाता है। दिस फिनोमिना is called mutual induction। जो फर्स्ट कॉइल है, फर्स्ट कॉइल को कहा जाएगा प्राइमरी कॉइल, और जो सेकंड कॉइल है उसको कहा जाएगा सेकेंडरी कॉइल। अब समझ लेंगे जो म्यूचुअल इंडक्शन है उसके कोफिशिएंट के बारे में। कोफिशिएंट ऑफ
म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं जिन्हें यहाँ पर कंसीडर करना होगा और उन्हीं की हेल्प से इसको सॉल्व करके निकालेंगे। लेट अ करंट I1 flows in primary coil। जो प्राइमरी कॉइल है उसमें I1 करंट फ्लो हो रही है और इसी के कारण ड्यू टू दिस करंट मैग्नेटिक फ्लक्स linked with each turn of the secondary coil। और इसी करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल के हर टर्म्स में लिंक हो रहे हैं और सेकेंडरी कॉइल के जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे उनको कंसीडर कर लिया है phi2। if N2 is the number of turns in secondary coil, then number of flux linkage in the coil is N2 phi2। टोटल हो जाएंगे N2 phi2 which is directly proportional to the current I1 of the primary coil। सेकेंडरी कॉइल में जो टोटल नंबर ऑफ फ्लक्स लिंक हो रहे हैं वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होंगे प्राइमरी कॉइल में जो करंट फ्लो हो रही है उसके। तो इसका मतलब N2 phi2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I1। और यहाँ से प्रोपोर्शनल का साइन जब हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा m ले लेंगे, उसी को कहा जाएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन। यहाँ पर m को इंट्रोड्यूस कर लेंगे वेयर m इज अ कांस्टेंट known as coefficient of mutual induction। और म्यूचुअल इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, म्यूचुअल इंडक्टेंस। तो यहां से और करके m इज इक्वल टू लिख सकते हैं N2 phi2 अपॉन I1। यहाँ पर I1 होगा सब जगह। तो ये आ गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन का फॉर्मूला। अब जरा सा इसको ईएमएफ के टर्म्स में भी समझ लेंगे। बाई फैराडेज फर्स्ट लॉ, फैराडे का फर्स्ट लॉ पढ़ा था E इज इक्वल टू माइनस N2 d phi2 अपॉन dt। या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E इज इक्वल टू माइनस d N2 phi2 अपॉन dt। और ये N2 phi2 इक्वल था Mi के, तो यहाँ हो जाएगा माइनस d mi1 अपॉन
dt। और यहाँ साइड में बता देंगे mi1 इज इक्वल टू था n2 phi2। और यहाँ ये लिख सकते हैं m है एक कांस्टेंट, उसको निकाल लेंगे बाहर तो हो जाएगा di1 अपॉन dt। और करके m की वैल्यू निकालेंगे माइनस ई अपॉन di1 अपॉन dt। एक ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला आ गया, ये फॉर्मूला है इन द टर्म्स ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। और यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट और समझ लेंगे, इट्स एसआई यूनिट इज हेनरी और 1 हेनरी इक्वल होता है 1 हेनरी इक्वल टू 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर के, या 1 वेबर पर एम्पियर के। मतलब हेनरी लिख सकते हैं या 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया कोफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। और जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा इस फिनोमिना में, वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड करेगा, उन फैक्टर के बारे में भी जान लेंगे। म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ डिपेंड्स अपॉन द फॉलोइंग फैक्टर। फॉलोइंग फैक्टर्स तो इनमें से हो जाएंगे, जो प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो हो रही है उसकी स्ट्रेंथ पर, द स्ट्रेंथ ऑफ करंट इन प्राइमरी कॉइल, करंट इन प्राइमरी कॉइल। दूसरा सेकेंडरी कॉइल में जो नंबर ऑफ टर्न्स हैं उस पर भी डिपेंड करेगा, तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल। और तीसरा है, जिस भी मटेरियल की प्राइमरी कॉइल बनी होगी उसकी परमेबिलिटी पर भी जो म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ होगा वो डिपेंड करेगा। द परमेबिलिटी ऑफ कोर ऑफ द कॉइल। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जिन पर म्यूचुअली इंड्यूस्ड ईएमएफ जो है वो डिपेंड करेगा। अब नेक्स्ट आगे पढ़ेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। तो अब समझ लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस के बारे में। इसमें क्या होता है कि किसी भी कॉइल में जो करंट होती है उसको चेंज करने पर जो ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा होता है कॉइल में वो भी अपोज हो जाता है अपने आप ही। इसीलिए इस इंडक्शन को सेल्फ इंडक्शन भी कहा जाता है। और डिटेल में अगर इसको समझें तो यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि किसी भी एक कॉइल में जब करंट फ्लो कराई जाती है तो इसमें एक इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने लगती है, जिसकी वजह से इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होने लगते हैं कॉइल में। और अगर इस कॉइल की करंट को चेंज कर दिया जाए तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स होंगे वो भी चेंज हो जाएंगे, जिसकी वजह से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाएगा, या कह दें कि एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगा इस कॉइल में। और उस ईएमएफ की वजह से इसमें करंट भी फ्लो होने लगेगी। तो ये जो पूरा सेटअप है वो अपने आप ही ये वर्क करता है, इसलिए ये इंडक्शन जो है वो सेल्फ इंडक्शन कहलाता है। और ये सेल्फ इंडक्शन जो है वो लेंज लॉ को फॉलो करता है। तो अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से भी समझ लेंगे।
ये हो गया रियोस्टेट, ये हो गई बैटरी, और ये हो गया इसका स्विच। और ये इसमें जब ये बैटरी लगी हुई है तो इस कॉइल में करंट फ्लो होने लगेगी। ये हो गई इस करंट की डायरेक्शन, और इसको कहेंगे मेन करंट इंक्रीजिंग। जो भी इस कॉइल में इस बैटरी की वजह से जो करंट फ्लो हो रही है उसको इंक्रीज करने पर देखा जाएगा ये इसकी इंड्यूस्ड करंट हो गई। इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगी, मतलब जिस वजह से इसमें इंड्यूस्ड करंट प्रोड्यूस हो रही है उसी की डायरेक्शन को ये अपोज करता है। इसीलिए ये जो है वो लेंज लॉ के अकॉर्डिंग वर्क करता है। तो ये हो गया इसका फर्स्ट डायग्राम। अब सेकंड समझ लेंगे जब कॉइल में करंट जो है वो डिक्रीज की जा रही है तब के लिए। सेटअप जो है सेम रहेगा, बस इसमें करंट जो है वो डिक्रीज करनी होगी। मेन करंट डिक्रीजिंग। तो इसमें जैसे ही करंट डिक्रीज की जाती है तो फिर से इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी। तो इसको समझ लेते हैं। द फिनोमिना of electromagnetic induction in which on changing the current in the coil and opposing induced EMF is set up in that coil। और उसी कॉइल में एक अपोजिंग इंड्यूस्ड ईएमएफ और करंट सेटअप हो जाएगी, इज कॉल्ड सेल्फ इंडक्शन। और जो इसमें ईएमएफ प्रोड्यूस होता है उसको बैक ईएमएफ भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों इसमें जो डायरेक्शन होती है वो अपोजिट हो जाती है। इंड्यूस्ड ईएमएफ इज ऑल्सो कॉल्ड बैक ईएमएफ। तो अब इसमें कोफिशिएंट समझ लेंगे सेल्फ इंडक्टेंस का। कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोफिशिएंट समझने के लिए कुछ टर्म समझ लेंगे पहले, तो जो इसको सॉल्व करने में यूज होंगे। लेट अस कंसीडर अ कॉइल
of n turns carrying a current I, let phi b is the magnetic flux linked with each turn of the coil. Then number of flux linkage is n phi b, which is directly proportional to the current I. तो यहां से हो जाएगा n phi b इज इक्वल टू n phi b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो यहां से प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो आ जाएगा एक कांस्टेंट L, और यहाँ पर L को इंट्रोड्यूस कर लेंगे, वेयर L इज अ कांस्टेंट and known as coefficient of सेल्फ इंडक्शन, और इसको शॉर्ट में सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, इंडक्टेंस। तो यहां से L की वैल्यू निकाल सकते हैं जो होगी n phi b अपॉन I। अब इसको फैराडे लॉ से, अगर फैराडे के फर्स्ट लॉ से ईएमएफ के टर्म्स में सॉल्व करके निकालेंगे तो हो जाएगा बाई फैराडेज लॉ E is equal to minus n d phi b upon dt, minus d n phi b upon dt। n phi b को लिख सकते हैं I L I, तो हो जाएगा माइनस डी एल आई अपॉन डी टी। एल है कांस्टेंट, उसे बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा माइनस एल डी आई अपॉन डी टी, या एल की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा माइनस ई अपॉन डी आई अपॉन डी टी। तो ये एक फॉर्मूला आ गया इन द टर्म्स ऑफ ईएमएफ। और यहाँ पर जो नेगेटिव साइन है वो इंड्यूस्ड ईएमएफ ई को हमेशा ये रिप्रेजेंट करता है कि जो करंट में कॉइल में जो करंट प्रोड्यूस हो रही है उसके अपोजिंग में ये ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। अब यहाँ पर इसकी एसआई यूनिट समझ लेंगे और उसकी डायमेंशन निकाल लेंगे। एसआई यूनिट ऑफ एल है सेल्फ इंडक्टेंस या कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, हेनरी। इसकी एसआई यूनिट भी हेनरी होती है। और उसी तरह से 1 हेनरी इज इक्वल टू 1 वोल्ट सेकेंड पर एम्पियर, या इसी को 1 वेबर पर एम्पियर भी लिख सकते हैं। अब यहां पर जरा एल की डायमेंशन सॉल्व कर लेंगे। जो एल की डायमेंशन होगी वही एम म्यूचुअल इंडक्टेंस की भी डायमेंशन होगी, तो एक की सॉल्व करके समझ लेंगे वही दूसरे की भी हो जाएगी।
डायमेंशन ऑफ एल। तो एल का फॉर्मूला पढ़ा था E/DI/dt। डायमेंशन सॉल्व करने के लिए यहाँ माइनस साइन की कोई भी जरूरत नहीं है। तो E की डायमेंशन होती है, E हो गया EMF या वोल्टेज, इसकी डायमेंशन होती है ml² T-3 A-1 और अपॉन में करंट की हो गई A और अपॉन में टाइम होगा तो इसको T-1 लिख सकते हैं। जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी ml² T-2 A-2। ये आ गई कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस की डायमेंशन, जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डायमेंशन है। यहाँ पर समझ लेते हैं ईएमएफ की डायमेंशन कैसे निकाली जाएगी। W/Q से, W की होती है ml² T-2 और Q की होती है AT। जब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो ईएमएफ है उसकी डायमेंशन आ जाएगी ml² T-3 A-1। इसका यूज ऊपर डायरेक्ट कर लिया था, इसलिए यहाँ पर नीचे निकालकर इसे भी बता दी। ओके, थैंक यू। आपको नेक्स्ट वीडियो में अल्टरनेटिंग करंट के बारे में मिलेगा।